जय हिंद। देखिए 15 जनवरी 2023 को नेपाल में येती एयरलाइन का विमान क्रैश कर गया। अब उस समय हमको कुछ ज्यादा बताने के लिए था नहीं, क्योंकि वो विमान क्यों क्रैश किया अब वो उसका कोई डिटेल था नहीं यहाँ पे। अभी उस विमान का क्या कारण था डिटेल से उसका पूरी रिपोर्ट आ गई है, जांच की रिपोर्ट आ गई है, और हम आपको इसमें बताते हैं कि कैसे एक पायलट की छोटी सी गलती पूरी जहाज को ले डूबा, उसमें बैठे 72 लोगों की जान चली गई यहाँ पर। तो पूरी रिपोर्ट आ गई है, उस पूरी रिपोर्ट में आपको समझाते हैं कि आखिर उस दिन क्या हुआ था येती एयरलाइन के साथ, और केवल लैंडिंग के 15 सेकंड पहले कैसे विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। देखिए येती एयरलाइन का विमान जब दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो उसके ब्लैक बॉक्स को भेज दिया गया डिकोड करने के लिए, ताकि उसमें समझा जा सके कि क्या था। शुरुआत में ब्लैक बॉक्स ब्लैक थे, लेकिन बाद में इसे ऑरेंज किया गया ताकि इसे दिखने में इजी हो सके, तब से इसका नाम ब्लैक बॉक्स ही है। ब्लैक बॉक्स का दो हिस्सा होता है, एक को बोलते हैं फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। तो ये फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर फ्लाइट की ऊंचाई, स्पीड, एयर प्रेशर, फ्यूल कितना था, इंजन कितने परसेंट पे था, यानी जितनी डेटा वाली चीजें होती हैं, जो मशीनरी चीजें होती हैं, उन सबका रिकॉर्ड रखता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। और एक होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो होता है सीवीआर, दोनों पायलट क्या बात कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या ऑर्डर दिए, ये दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है। ये दोनों को इसलिए है कि मान के चलिए पायलट ने कहा कि इंजन एक मतलब इंजन का पावर बढ़ाओ, इसने कह दिया हम बढ़ा दिए, और उसने बढ़ाया ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि किस पायलट की गलती है। तो यहां तो रिकॉर्ड हो जाएगा कि कैप्टन ने जूनियर से कहा कि पावर बढ़ाओ, और उसने बढ़ाया या नहीं बढ़ाया वो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में पूरी रहेगी। तो मशीनरीज की जानकारी इसमें, और क्या बात कर रहा है इसकी, जब इन दोनों को मैच किया गया तब पता चला कि कितनी एक छोटी सी लापरवाही ने कैसे इसकी जान ले लिया। देखिए एक बार इसकी ब्रीफिंग समझते हैं। नेपाल में जो नेपाल का शहर काठमांडू, काठमांडू नेपाल की राजधानी है। तो काठमांडू नेपाल से पोखरा जा रहा था ये जहाज। पोखरा एक पर्यटक जगह है नेपाल का, काठमांडू के बाद काफी फेमस जगह है। ये पोखरा एयरपोर्ट में इतने लोग जा रहे थे पैसेंजर, ताकि उसके नया पुराने एयरपोर्ट की जगह पे अब नया एयरपोर्ट बनाया गया था। 15 दिन हुआ था इस एयरपोर्ट के उद्घाटन, यानी 1 जनवरी 2023 को ही इस एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था, पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। 15 जनवरी को यह घटना हो गई। काठमांडू से पोखरा जा रहा यह विमान महज 146 किलोमीटर की दूरी जाना था, जिसे लगभग 35 मिनट में वो ट्रेवल कर लेता। अब ये डिपेंड करता है हवाओं का डायरेक्शन किधर है। कभी हवाओं के डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में हो जाता है तो थोड़ा दिक्कत नहीं होती है, मौसम खराब रहता है तो टाइम भी लग जाती है। ये 10:33 पर उड़ान भरता है काठमांडू से, और 10:57 पे ये पोखरा पहुंच जाता है। 15 सेकंड और ये रुक जाता तो जहाज लैंड कर जाता। 10 से 15 सेकंड में ही जहाज लैंड कर जाता, लेकिन अंतिम वहीं पे दुर्घटना हो गया। दुनिया में जितने जहाज क्रैश किए ना, उसका 90% जहाज लैंडिंग के टाइम पे ही क्रैश किया। सबसे टफ प्रोसीजर होता है लैंडिंग का। उस जहाज में 68 पैसेंजर थे, 4 क्रू मेंबर थे, यानी लगभग 72 लोग थे। इसमें 5 भारतीय भी थे, 72 में ही 5 थे। इसमें से किसी को नहीं बचाया जा सका, और येती एयरलाइन का फ्लाइट 691 क्रैश कर गया। अब इसको डिटेल से समझते हैं कि क्रैश कैसे किया गया। तो देखिए किसी भी जहाज में 2 पायलट होते हैं। सीनियर को कहते हैं कैप्टन, जूनियर को कहते हैं फर्स्ट ऑफिसर। कैप्टन के लिए CAPT लिखा रहता है कैप्टन के लिए, और इस फर्स्ट ऑफिसर के लिए F.O लिखता है यहाँ पे। ये फर्स्ट ऑफिसर हो गए। कैप्टन में 4 स्ट्रिप्स होते हैं हाथ पे, और फर्स्ट ऑफिसर के 3 होते हैं यहाँ पे। कंधे पे भी कैप्टन के 4 स्ट्रिप्स लगी होते हैं, और फर्स्ट ऑफिसर के 3 होते हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो ये कैप्टन का फर्क होता है यहाँ पे। कैप्टन जो होता है वो लेफ्ट साइड में बैठता है, और फर्स्ट ऑफिसर राइट साइड में बैठता है जहाज में। यहाँ पे इस जहाज को उड़ा रहे थे कैप्टन कमल उड़ा रहे थे, और फर्स्ट ऑफिसर जो थी वो अंजू थी। ये इनका बतौर फर्स्ट ऑफिसर इनकी लास्ट फ्लाइट थी। अगर ये जहाज लैंड कर जाता तो इनका प्रमोशन देके ये भी कैप्टन बन जाती, और 3 की जगह 4 स्टिप लग जाते। लेकिन इनका दुर्भाग्य था जो इनकी लैंडिंग नहीं हो पाई। इनके पति की भी येती एयरलाइंस में 2006 में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तो काफी दुखद रहा इनके साथ, ये विमान में जो भी बैठे थे। अब इन दोनों पायलट के सूझबूझ से ही जहाज को पूरी तरह से उड़ाया जाता है, क्योंकि जहाज में इतने इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि सामने भी देखना है, इंस्ट्रूमेंट्स को भी देखना है, प्रोसीजर भी फॉलो करना है, तो एक आदमी से नहीं हो पाता है। इसलिए उसमें 2 पायलट होते हैं, एक कमांड देता है, दूसरा उसको फॉलो कर देता है। तो यही हो रहा था यहाँ पे। चेक प्रोसीजर बहुत जरूरी होता है, चेक लिस्ट फॉलो करना होता है। जब जहाज लैंडिंग के लिए आती है तो कैप्टन जो होता है वो सीधे लाइन अप कर लेता है, फर्स्ट ऑफिसर को वो अपना ऑर्डर करते रहता है कि इंजन पावर को घटाना है। तो यह इसका एक विमान में चेकलिस्ट प्रोसीजर है। जैसे गियर डाउन करना है, लैंडिंग गियर यानी चक्के को नीचे करना है, तो यहाँ लैंडिंग गियर का नोब होता है, उसको नीचे कर देते हैं, और तब जैसे चक्का नीचे हो जाएगा तो 3 लाइट जल जाएंगे, क्योंकि 2 चक्के पीछे होते हैं और एक नोज लैंडिंग गियर आगे होता है, तीनों लाइट जल जाएंगे। तो कैप्टन बोलेगा लैंडिंग गियर डाउन, तो फर्स्ट ऑफिसर क्या करेगा, लैंडिंग गियर को डाउन करेगा। जब जैसे डाउन हो जाएगा तो बोलेगा चेक, मतलब हमने कर दिया। तो लैंडिंग गियर डाउन, उसने लैंडिंग गियर डाउन, फिर बोलेगा चेक। ये रूल है, कोई भी काम जब हो जाए तो उसके बाद उन्हें बोलना है चेक।
और जब एटीसी से बात करते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से, तो हाँ बोलना है तो हाँ नहीं बोलते हैं, रोजर बोलते हैं, या कॉपी। जैसे बोलना है कि राइट टर्न तो कहेगा रोजर, मतलब समझ गए कि राइट मुड़ना है, या कॉपी। तो ये कोड है, क्योंकि ना जहाजों में ना जो बात होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी में काफी हल्ला होता है उसमें, तो उस वजह से ना ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है जो मैच ना करे आम बोलचाल की भाषा में। जैसे इमरजेंसी में मेडे मेडे मेडे, तो ये आम भाषा में ही नहीं है, कितना भी घड़घड़ाहट हो जाएगा ये आवाज अलग लगने लगेगी, इसलिए थोड़ी सी रेडियो की भाषा ऐसी रखी जाती है। रोजर मतलब हाँ ठीक है, कॉपी का मतलब भी ठीक है, नेगेटिव मतलब नहीं हमको नहीं पता। उसी तरह चेक मतलब हाँ जो तुमने बोला हमने कर दिया उसको। तो उसने बोला लैंडिंग गियर, एल्टीट्यूड 500 फीट, कैप्टन ने बोला कि इसके काम करो, जहाज की एल्टीट्यूड को, ऊंचाई को 500 फीट करो, तो उसने 500 फीट भर दिया, उसके बोल दिया चेक, मतलब हमने कर दिया। दूसरा इंजन पावर 25%, जब जहाज लैंड करती है तो आइडियल पे करके 25% की इंजन पावर पे उसे लैंड कराया जाता है, तो ज़्यादा थ्रस्ट की जरूरत नहीं है। तो इंजन जब 25% पे हो गया तो फर्स्ट ऑफिसर ने बोला चेक, मतलब हो गया। यही गलती हुई चौथे यहाँ प्रोसीजर में, चौथे में क्या दिक्कत हुआ, कैप्टन ने बोला फ्लैप 30 डिग्री, फ्लैप्स होता है विंग्स का निचला भाग, अभी आगे समझाएंगे वीडियो में भी दिखाएंगे, उसको 30 डिग्री पे घुमा दो। इसने बोला चेक, मतलब हमने घुमा दिया। लेकिन जब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्स में पता चला, तो पता चला कि बोला गया कि फ्लैप 30 डिग्री करना है, और को पायलट ने भी कह दिया कि चेक, लेकिन उसने 30 डिग्री किया नहीं था। अब यहां पकड़ा गए इन्वेस्टिगेटर कि भैया उसने बोल रहा है कि फ्लैप 30 डिग्री, फर्स्ट ऑफिसर बोल रहा है चेक, मतलब हमने कर दिया। अब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, एक्सीडेंट के बाद भी, दुर्घटना के बाद भी फ्लैप 15 डिग्री पे था। तब सब छाती पीट रहा है, ससुरात नहीं, जब फ्लैपवा 15 डिग्री पे था तो कौन बटन या दाब की इधरिया से बोल दिया कि चेक, मतलब ये दूसरा कोनो बटन दाब दिया है। इतना तो कंफर्म था। अब जांच के बाद पता चलती है, देखते हैं कैसे होता है, आगे समझिए। यहाँ पे देखिए, जैसे ये पोखरा एयरपोर्ट पे पहुंचे तो एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कहा कि आप रनवे 30 पे लैंड कर जाइए। अभी हम रनवे का भी एंगल बता देते हैं, 30 पे उतर जाइए। तो इन्होंने कहा कि हम रनवे 30 पे नहीं आ पाएंगे, हम घुमा के आते हैं रनवे 12 पर, रनवे 12 पर उतरेंगे। तो एटीसी ने कहा ठीक है, आप एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाइए, इस साइड से उतरिए, और यहीं पे विमान दुर्घटना हो गया। एकदम सामने रनवे पे दिखाई दे रहा था रनवे पे, और वहीं दुर्घटना हो गया। किसी भी जहाज में फ्लैप क्या होता है, विंग्स का ये निचला हिस्सा जो दिख रहा है ये होता है फ्लैप, ये अंदर घुस जाता है। देखिए रहता ये बराबर है, लेकिन ये बाहर निकल सकता है, ये बाहर निकल सकता है, इस पाइलॉन पे बाहर निकल सकता है। थोड़ा सा निकलता है तो कहते हैं 15 डिग्री निकला है, और निकल गया तो कहते हैं 30 डिग्री निकला है। ये जितना ज्यादा निकलेगा हवाओं को उतना रोकेगा, फड़फड़ फड़फड़ करेगी जहाज, फड़फड़ फड़फड़। इसलिए जब ये लैंडिंग के टाइम उतरता है, जब रोकने के टाइम पे होता है, तभी इसको नीचे किया जाता है। फुल स्पीड में इसको नीचे करेंगे, जहाज ऐसे डिसबैलेंस हो जाएगा। तो इससे हम लोग नॉर्मल 0 डिग्री पे रखते हैं। इसको यहाँ पर मेंटेन करने के लिए फ्लैप लीवर होता है जहाज में, जिससे ये कंट्रोल किया जाता है। यही पूरे गड़बड़ का कारण है जहाज को गिरने में। समझिए कैसे, इसको वीडियो से समझते हैं हम लोग। यहाँ समझिए, ये फ्लाइट है, ये रडार है, यही रडार पूरी तरह से उसको जांच करता है जहाज कहाँ गया। यहाँ पर फ्लाइट जैसे ये टेक ऑफ करती है तो फ्लैप थोड़ा सा नीचे रहता है। देखिए फ्लाइट में आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, जहाज की परछाई क्यों नहीं बनती है, विवर्तन के कारण परछाई नहीं बनती है। ये फ्लाइट उड़ गई, यहाँ नीचे आपको वीओआर दिखेगा जो जहाजों को दाहिने बाएं बताता है। ये है वीओआर, यही बताता है कि वे पॉइंट किधर है, बहुत जरूरी वो चीज होता है। ये नीचे दूसरी जहाजें हैं, सब पूरी एयरपोर्ट का व्यू है। देखिए जब जहाजें उड़ती हैं तो फ्लैप को हल्का सा नीचे रखा जाता है, लेकिन वापस फ्लैप को खींच लेता है। देखिए जहाज को पायलट जो है ना, इसको खींच रहा है, इसको वापस खींच के बराबर कर दिया ताकि हवाओं का ड्रैग कम से कम लगे, हवाओं का झटका कम से कम लगे। देखिए एकदम 0 डिग्री पे एकदम बराबर कर दिया है फ्लैप को, लेकिन उतरने के टाइम इसको कम करेगा। आप गौर से देखिएगा, पूरा फ्लैप बराबर है एकदम। अगर बराबर नहीं रहेगा ना, इतना जोर से हवा लगेगा, बादलों से टकराएगा कि जहाज पलट जाएगा यहाँ पे, इसलिए इसे बराबर रख। देखिए एयरपोर्ट, अब इसको नीचे किया जाएगा, एयरपोर्ट के पास आ गया, देखिए इसको 15 डिग्री झुका रहा है। जैसे जैसे ये एयरपोर्ट के पास जाएगा, इसको और झुका के 30 डिग्री लेके चला जाएगा। अभी तो रनवे से थोड़ा दूर है, पास आएगा तो और एकदम नीचे कर देगा। अब ये नीचे से हवाओं को रोक के स्पीड कम करेगा, और जैसे ये लैंड कर जाएगा यहाँ पे, नीचे से हवाओं को रोकने लगा। अब ये ऊपर से स्पॉइलर खुल जाएगा, ये ऊपर से हवा को रोक रहा है, वो नीचे से हवाओं को रोक रहा है। फ्लैप बहुत जरूरी होता है, ये हवाओं, ये नीचे से रुकता है, स्पॉइलर ऊपर से। जब जहाज रुक जाती है तो स्पॉइलर को नीचे कर देते हैं और फ्लैप को भी रिट्रैक्ट कर लिया जाता है। बड़ा मेहनत से जहाज से एक एक वीडियो बनाना पड़ता है, ये सब चीज़ों को प्रॉपर एंगल से मिलेगा तब। कभी कभी बैठने के पता चलता है कि इस एंगल पे शूट करना चाहिए, उस एंगल पे उतना सीट ही नहीं मिल पाया प्रॉपर। तो आप ये फ्लैप को समझ गए कि फ्लैप रोकने के लिए बहुत काम करता है। स्पॉइलर ऊपर की ओर उठता है, वो ऊपर से हवाओं को रोकता है, ये नीचे से रोकता है।
यही फ्लैप को नीचे करना था वहां पे। तो कैप्टन ने कहा वहां पर कि फ्लैप को 15 डिग्री डाउन कर दो। ये फ्लैप है, यहाँ पर फ्लैप को 15 से 30 करना था, 15 डिग्री के बजाय इसको और घटा के 30 करना था। तो कैप्टन ने कहा कि फ्लैप 30 डिग्री। तो कैप्टन ने कहा चेक, मतलब 30 कर दिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उसको कैप करना चाहिए फ्लैप को नीचे, उसने कर दिया कंडीशन लेबर को नीचे। हो गया यहीं पे गड़बड़। उसने बोला चेक, मतलब हमने कर दिया, इस नॉब को नीचे करने के बजाय इस नॉब को नीचे कर दिया गया यहाँ पे, और ये हो गया गड़बड़। ये था कंडीशन लीवर। कंडीशन लीवर फ्यूल सप्लाई करता है, और जैसे ही इसको नीचे किया गया इसका फ्यूल सप्लाई बंद हो गया। और उड़ते जहाज में अगर फ्यूल सप्लाई बंद हो जाएगा तो क्या होगा, ये थ्रोटल है, ये स्पीड को बढ़ाता है, उसके इंजन पावर को बढ़ाता है यहाँ पे। अब इतने नीचे हाइट पर आने के बाद जहाज इतना नीचे आ गया है, 500 फीट पे आ गया है, और इंजन अचानक बंद हो जाएगा तो पावर मिलना ही बंद हो गया। और कैप्टन ने पहले ही लैंडिंग की तैयारी करने के टाइम पे इंजन के पावर को 25% कर दिया था। अब वो पावर हो गया 25% से 0%। अब वो डिसबैलेंस होने लगा। पायलट को समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्यों रहा है। पायलट अपना पूरा दिमाग लगा रहा है। उसने जो कंडीशन लीवर तो हो गया 0, फ्यूल सप्लाई हो गया बंद। अब उसने क्या किया, थ्रोटल को बढ़ा दिया। थ्रोटल पावर दे रहा है इंजन में भयानक पूरा। अरे भैया, इंजन में फ्यूल नहीं आ रहा है, आपके पावर देने से क्या हो जाएगा, जहाज की पूरा डिसबैलेंस हो गया। जहाज जब इंजन का पावर नहीं मिल पाता है, इंजन काम करना छोड़ देता है, उस कंडीशन को कहते हैं स्टॉल। स्टॉल अगर बहुत ज़्यादा हाइट पे होता है तो समझ में आता है, बचाया जा सकता है, लेकिन लो हाइट पे अगर स्टॉल हो गया तो बचाना बहुत मुश्किल होता है। ये 500 फीट की हाइट पे था, जब तक पायलट संभले कि एल्टीट्यूड गिरते गया, और ये विमान पूरी तरह से बगल में ही रनवे से महज 15 सेकंड पहले ये विमान इस तरह से बैंक हो गया। झुक जाता है तो बैंक कहते हैं, मुड़ता है तो मुड़ना अलग होता है, बैंक मतलब होता है झुक जाना। जहाज इस तरह से बैंक हो गया, और ये इसका आखिरी वीडियो था। एक लाइव भी वीडियो इसके चलाया जा रहा था, बहुत दुखद वीडियो, जिसके बाद ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया और प्लेन में आग लग गई। विमान दुर्घटना में ज्यादातर जो मौत होती है वो आग लगने से होती है, क्योंकि आग इतना तेज लग जाता है, जहाज में निकलने का जगह बहुत पतला रहता है, सारे लोग झुलस जाते हैं, और इतने लोगों को उनके सपने भी, सबके अपने जीवन के सपने होते हैं, वो सब चकनाचूर हो गए एक छोटी सी गलती से। अब इसको समझते हैं पायलट से ऐसी गलती क्यों हुई। देखिए, ऐसी गलती न हो इसलिए विमान कंपनियां जानबूझ के इस लीवर को छोटा रखती हैं, इसे बड़ा रखती हैं, ताकि पहचानने में दिक्कत ना हो फ्लैप को। दूसरा, फ्लैप अगर पीछे करना है तो इसे उठा के उसके बाद पीछे किया जाता है, जबकि कंडीशन लेबर में लॉकिंग सिस्टम अलग होता है, इसमें डबल लॉक होता है। यहाँ से पायलट को अगर कंडीशन लेबर को नीचे करना है, हो सकता है कि किसी एक इंजन में आग लग गया हो तो उस इंजन को बंद कर दिया जाता है, इसलिए इसके दोनों का अलग अलग लॉकिंग होता है। यहाँ पर अलग अलग लॉक करने के लिए होता है, इसमें अलग अलग नहीं, कॉमन होता है एक ही बार। अब पायलट को कैसे ये कंफ्यूजन हुआ कि इसको पीछे करने के पहले इसमें दोनों हाथ लगाया होगा, दोनों हाथ से ये लॉकिंग लीवर को ऊपर खींचा होगा, उसके बाद पीछे किया होगा, फिर भी उसको ध्यान नहीं आया कि लॉकिंग लीवर तो हम कंडीशन लीवर के लिए करते हैं, फ्लैप के लिए तो बस इसको उठा के पीछे किया जाता है। यहाँ पे एक यहाँ गलती हुई, मान के चलिए ये गलती हो गई, तो पायलट को कोई ना कोई अलार्म तो मिलना चाहिए ना। अलार्म आखिर ये कहीं ना कहीं इंडिकेट तो होना चाहिए कि फ्यूल सप्लाई बंद हो चुकी है। तो यहाँ गड़बड़ी हो गया, ये डिस्प्ले इतना ज़्यादा होता है और इसमें फ्यूल सबसे छोटा दिखाया जाता है। ये इतने डिस्प्ले में एक होता है प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले, ये होता है इसमें जहाज की एल्टीट्यूड कितनी है, उसका वर्टिकल स्पीड कितना है, स्पीड कितनी है, विंड डायरेक्शन कितना है, ये सब चीज़ें, बाहर का टेम्परेचर क्या है, ये सब इसमें दिखाता है। ये दो होता है, कैप्टन के लिए भी होता है, फ्लाइट ऑफिसर के लिए, उसे प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले कहते हैं। तो ये पीएफडी डिस्प्ले होता है। इसके बगल में नेविगेशन डिस्प्ले होता है, इसमें जहाज दोनों साइड में होता है, नेविगेशन डिस्प्ले दोनों साइड में, इसमें जहाज किस डायरेक्शन में जा रहा है, उस कितना एंगल पे उड़ रहा है, और आगे बादल है या नहीं, मौसम खराब है कि नहीं, ये नेविगेशन डिस्प्ले पे दिखाता है। वे पॉइंट कहाँ से दाहिने और बाएं मुड़ना है। अब इसके बीचों बीच में एक डिस्प्ले होता है जिसे कहते हैं इंजन स्टेटस डिस्प्ले। इंजन स्टेटस, इसी में फ्यूल दिखाता है। अब बताइए, इतना छोटा है इंजन स्टेटस, इसको हम बड़ा करके यहाँ जूम करते हैं, देखिए इतना बड़ा स्क्रीन है, इसमें दिखा रहा है कि जहाज का इंजन, एक नंबर इंजन 21% पे है, दूसरा भी 21% पे है। इंजन का जो धुआं निकल रहा है, उसकी जो वो है आपका टेम्परेचर, उसका 459, इसका 461 डिग्री, ये टेम्परेचर दिखा रहा है। फ्यूल कहाँ दिखाता है, तो यहाँ दिखाता है कि इसमें 1453 लीटर फ्यूल है। इतना छोटे एरिया में दिखा रहा है। अब तो हम यहाँ बड़ा करके दिखा रहे हैं ना। आप सोचिए, नेविगेशन डिस्प्ले में यहीं पे दिखाता है, ये रहा फ्यूल।
अब पायलट को उतना ध्यान नहीं जाता है यहाँ पर, इतना छोटा सा ये नेविगेशन डिस्प्ले, इंजन स्टेटस डिस्प्ले। हाइट हम क्यों कर रहे हैं, अगर बहुत हाइट पे इंजन इंस्टॉल करता है तो पायलट बचा ले जाता है, उसको सोचने समझने की फुर्सत होती है। 30,000 फीट से जहाज नीचे आते आते 10 मिनट लग जाता है, अच्छा खासा समय लग जाता है उसको, क्योंकि वो फिर ग्लाइड करते हुए आता है। ये इतना नीचे था कि पायलट समझे 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 कि गड़बड़। यही घटना अगर हाइट पे हुई रहती तो पायलट कंफर्म बचा ले आता, लेकिन बेचारा पायलट करे तो क्या करे, 500 फीट हाइट बची थी यहाँ पर। तो यहाँ पर कट हो गया, ये शो कर रहा था। दूसरा, अलार्म जब बजने लगता है ना तो टी 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 करके 4-5 गो बजने लगता है, तो समय भी तो मिलना चाहिए। और पायलट के ऊपर प्रेशर, ये उस दिन की तीसरी फ्लाइट थी। सोचिए, सुबह 10:30 बजे तक तीसरी फ्लाइट में बैठा दिया गया पायलट के ऊपर। कितना प्रेशर दिया जा रहा है एयरलाइन कंपनी के ऊपर पायलट के, कोई नहीं जानता है पायलट के ऊपर कितना प्रेशर है। दुर्घटना हुआ, सीधा ब्लेम डाल दो पायलट के ऊपर। पायलट से गलती हुई, लेकिन उसका स्ट्रेस कितना है। सुबह से ये तीसरी फ्लाइट थी पायलट के ऊपर। जहाज को लैंड कराना सबसे क्रूसियल चीज होता है। अप्रोच चार्ट मिला होता है, इसमें 5 सेक्शन होते हैं। ये आपका लेआउट होता है एयरपोर्ट का, कि एयरपोर्ट लेआउट कहाँ है। ये निचला हिस्सा होता है, ये इसमें मिनिमम्स लिखे होते हैं कि मिनिमम एल्टीट्यूड कितनी होनी चाहिए, डिसीजन हाइट कितना है कि 650 फीट की ऊंचाई पे आपको डिसीजन ले लेना है कि उतारना है कि नहीं है। रनवे विजिबिलिटी 1.5 किलोमीटर है। ये मिनिमम्स बताता है कि कम से कम इतनी चीजें होनी चाहिए। इसके ऊपर आपको ये वाला जो होता है, ये एरिया प्रोफाइल बताता है कि इसमें इसी हिसाब से जहाज को लाना होता है। ना ज्यादा हाइट होना चाहिए, ज्यादा हाइट हो जाएगा तो रनवे के ऊपर गिर जाएगा, हाइट इससे कम हो गया तो पहले ही थुथुर कूच लेगा। तो इसी के बीच में 3 डिग्री पे उतारना होता है। अब ये मैच कराना है डिग्री बाई डिग्री, हाइट बाई हाइट, कितना टफ होता है। उसके बाद ये प्लान व्यू होता है। प्लान व्यू में जहाज को ना दाहिने रखना है ना बाएं, दाहिने बाएं रखेंगे तो एने ओने उलट जाएगा। इसके अलावे अगर मिस अप्रोच हो गया, पता चला आते आते कोहरा हो गया, नहीं दिखा तो कहाँ भागेगा। ऐसा थोड़ी अरे कोहरा है भागो भागो, कहीं लेके घूम जाएगा, लड़ा देगा किसी और में। उसमें मिस अप्रोच का प्रॉपर पॉइंट होता है कि अगर मिस अप्रोच हो गए तो यहाँ प्रॉपर लिखा होता है कि आपको 2100 फीट तक क्लाइम करना है, फिर टर्न लेफ्ट होना है, उसके बाद वहाँ होल्डिंग पैटर्न को फॉलो करना है, इन बाउंड आउट बाउंड। तो ये काफी लंबा चौड़ा होता है, इस वजह से उनके ऊपर स्ट्रेस बहुत हो जाता है। इसके अलावा नेपाल का एक बहुत पुराना इतिहास रहा है। नेपाल में बहुत सारे दुर्घटनाएं होते हैं, जिसका एक बड़ा कारण होता है नेपाल का पहाड़ी एरिया। पहाड़ी एरिया में मौसम अचानक चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा नेपाल में बादल जो होता है पहाड़ों के पीछे, बादल के पीछे पहाड़ छुपे होते हैं। तो अमूमन पायलट को अगर बादल नहीं दिखा तो क्रॉस कर जाएगा और जाके पहाड़ में टकरा जाएगा। ऐसा ही एक बार पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइन पीआईए के साथ हुई थी। काठमांडू के समय स्टेप डिसेंट के समय वो पहाड़ से टकरा गया था। तो नेपाल में ये बहुत बार होता है। हालांकि इससे बचने के लिए आगे रेडॉन एरिया में रडार लगाया गया होता है, वो इसको बता देता है। वो हम किसी ने आगे नेक्स्ट वीडियो में हम जहाज का रडार कैसे काम करता है और ये किस तरह से पायलट को इन्फॉर्म करता है कि आगे बारिश हो रही है, मौसम खराब है, जहाज में टर्बुलेंस आएगा कि नहीं आएगा, पहाड़ तो नहीं है बादल के पीछे, कैसे पता चलता है, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझा देंगे। आगे की क्लास में आप भी देखेंगे। बिहार दरोगा का बैच है, वो बहुत जल्दी आप लोग के लिए दे दिया जाएगा पूरी तरह से कि कैसे किस किस सिलेबस को पढ़ना है। बहुत ज़्यादा दरोगा का सिलेबस नहीं रहता है, फिक्स एरिया होता है, यहीं पढ़िएगा तो उतना होगा। कोई यूपीएससी नहीं है वो कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है यहाँ पे। फिजिक्स और दरोगा के बैच बहुत जल्दी आ जाएंगे। आई होप आप इस टॉपिक को समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।